प्रिय साथियों, नमस्कार। मैं संजू कुमारी सरोज आप सभी का सरोज संपदा चैनल पर सहृदय स्वागत करती हूँ। जैसा कि आपको यूट्यूब के थंबनेल से ज्ञात है कि आज हम सभी यूजीसी नेट फर्स्ट पेपर के कम्युनिकेशन से संबंधित अति नवीनतम PYQ का सटीक प्रश्नोत्तरी को समझा जाएगा। मैं पिछले 20 वर्षों से बिहार सरकार के शिक्षा विभाग में कार्यरत हूँ। कार्य का दायित्व अब तक ऑफलाइन में ही रहा है, परंतु अब मेरी कोशिश रहेगी कि ऑनलाइन भी कुछ जानकारी अपने नए एवं पुराने साथियों से साझा करती रहूं। तो ज़्यादा देर ना करते हुए सेशन शुरू किया जाए। जैसा कि आप स्क्रीन पर देख रहे हैं कि यह पार्ट 2 के रूप में प्रैक्टिस सेट होगा, जो आपको वर्ष 2024 होने वाली जून परीक्षा के लिए अति महत्वपूर्ण सेशन साबित होगा। तो यह सेशन आपको बाइलिंगुअल में मिलेंगे। प्रश्न 1 की ओर। संप्रेषण में फीडबैक तुरंत दिया जाता है। ए प्रिंट, बी प्रसारण, सी टॉप डाउन, डी फेस टू फेस। अंग्रेजी है इसकी। फीडबैक इज इमीडिएट इन कम्युनिकेशन। ए प्रिंट, बी ब्रॉडकास्ट, सी टॉप डाउन और डी फेस टू फेस। तो सही विकल्प का चयन करना है ए, बी, सी और डी से। संप्रेषण, कम्युनिकेशन, इसमें एक श्रोता और एक वक्ता, जब दोनों आमने सामने होते हैं, यानी प्रत्यक्ष डायरेक्ट रूप में, तो यहाँ संप्रेषण तुरंत, तत्काल, इमीडिएट रूप से प्राप्ति होती है। प्रत्यक्ष संप्रेषण ही मौखिक संचार, ओरल, पर आधारित है। यह मौखिक, जो हम कुछ सुनते या बोलते हैं, इसमें तत्काल, त्वरित प्रक्रिया ही प्रत्यक्ष संप्रेषण की विशेषता है। हाँ या ना, सिर हिलाना, ये सब भी आपको मौखिक संप्रेषण है। मौखिक संचार में बोले गए शब्द के द्वारा किसी विषय वस्तु की, कंटेंट की जानकारी व्यक्त करने के रूप में किया जा सकता है। तो यह हमारा फेस टू फेस, ये हमारा प्रत्यक्ष फीडबैक प्राप्त होती है। फीडबैक, प्रतिपुष्टि तत्काल मिल जाती है, तुरंत। तो हमारा सही ऑप्शन डी की ओर है। ऑप्शन डी, फेस टू फेस। सही उत्तर का मिलान कर लिया जाए। यह रहा सही उत्तर। अगला प्रश्न। नीचे 2 कथन दिए गए हैं। कथन 1, शोर से होने वाले प्रदूषण के उद्भाषण से व्यक्ति के कायिक स्वास्थ्य पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है। कथन 2 है, शोर से होने वाले प्रदूषण के उद्भाषण से व्यक्ति के मनोवैज्ञानिक स्वास्थ्य पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है। अंग्रेजी है इसकी। गिवन बिलो आर 2 स्टेटमेंट्स। स्टेटमेंट 1, एक्सपोजर टू नॉइज पॉल्यूशन एडवाइजरली अफेक्ट्स द फिजियोलॉजिकल हेल्थ ऑफ ए पर्सन। स्टेटमेंट 2 है, एक्सपोजर टू नॉइज pollution advisedly affects the psychological health of a person. Options. Both statement 1 and statement 2 are true.
B. Both statement 1 and statement 2 are false. C. Statement 1 is true but statement 2 is false. D. Statement 1 is false but statement 2 is true. तो दिए गए विकल्पों से A, B, C और D से सही विकल्प का चयन करना है। शोर, नॉइज, तो शोर यानी साउंड होगी, वहाँ ध्वनि होगी। किस प्रकार की वह ध्वनि है? मनोवैज्ञानिक ध्वनि जो एक हद तक है, वह ध्वनि प्रदूषण जो मनोवैज्ञानिक विकारों का कारण बन सकता है, वह भावनात्मक रूप से वर्णन करने वाला शब्द है। भावनात्मक रूप से अफेक्ट करने वाला है। बच्चों के लिए 120 डेसिबल डीबी एवं वयस्कों के लिए 140 डीबी ध्वनि प्रदूषण श्रवण क्षति का कारण, यह श्रवण क्षति का कारण। 120 डीबी बच्चों के लिए, 140 डीबी वयस्कों के लिए, यह आपको ध्वनि प्रदूषण श्रवण क्षति का कारण है। WHO वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के अनुसार 8 घंटे से ज़्यादा यदि 85 डेसिबल के ऊपर का शोर यह जीवों के लिए खतरनाक है, नुकसानदायक है, तो इस पर हमें ध्यान देना होगा। इस प्रकार हमारा दिया गया विकल्प कि शोर से होने वाले प्रदूषण के उद्भासन से व्यक्ति के कायिक स्वास्थ्य, फिजियोलॉजिकल हेल्थ पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है। यह कथन आपका सही है। शोर से होने वाले प्रदूषण के उद्भासन से व्यक्ति के मनोवैज्ञानिक स्वास्थ्य, साइकोलॉजिकल हेल्थ पर भी यह प्रतिकूल प्रभाव अफेक्ट करता है। तो हमारा कथन 2 भी सही है। इस प्रकार ऑप्शन हमारा ए की ओर है। बोथ स्टेटमेंट 1 एंड स्टेटमेंट 2 आर ट्रू। ऑप्शन ए सही। ये रहा हमारा सही उत्तर का मिलान। बोथ स्टेटमेंट 1 एंड स्टेटमेंट 2 आर ट्रू। अगला प्रश्न, नीचे 2 कथन दिए गए हैं। कथन 1, राष्ट्रीय स्तर पर अधिप्रचार संबंधी संप्रेषण में इस तथ्य को स्वीकार किया जाता है कि सत्य को झूठ से पृथक किए जाने की आवश्यकता नहीं है। कथन 2 है, व्यवहित अधिप्रचार प्रक्रिया में सच और झूठ के बीच का भेद अस्पष्ट होता है ताकि यह विश्वासोत्पादक हो सके। अंग्रेजी है इसकी। Given below are 2 statements. Statement 1, propagandistic communication at the national level is supposed to recognize the fact that truth need to not be separated from falsehood. Statement 2, the medical propaganda process blurs truth and falsehood in order to be persuasive. ऑप्शन है आपको बोथ स्टेटमेंट 1 एंड स्टेटमेंट 2 आर ट्रू, बोथ स्टेटमेंट 1 एंड स्टेटमेंट 2 आर फॉल्स। सी है स्टेटमेंट 1 इज ट्रू बट स्टेटमेंट 2 इज फॉल्स। डी है स्टेटमेंट 1 इज फॉल्स बट स्टेटमेंट 2 इज ट्रू। आपको दिए गए विकल्प से ए, बी, सी एवं डी से सही विकल्प का चयन करना है, ए, बी, सी और डी को। प्रश्न है राष्ट्रीय स्तर पर, राष्ट्रीय स्तर पर, ये राष्ट्रीय स्तर पर अधिप्रचार, अधिप्रचार मतलब प्रोपोगंडा, प्रोपोगंडा, प्रोपोगंडा
ये जो है प्रोपेगेंडा यानी अधिप्रचार, जो बात कुछ और होती है और कहा कुछ और जाती है। इसमें उन सभी सूचनाओं को किसी संस्था की राय को प्रभावित करने के लिए किया जाता है, इसे इफेक्टिव करने के लिए प्रोपेगेंडा के द्वारा सत्य को झूठ से पृथक किए जाने की आवश्यकता नहीं है। इस प्रकार यह कथन आपको सही है, यह कथन आपको सही है। दूसरा कथन है व्यवहित अधिप्रचार प्रक्रिया में सच और झूठ के बीच का भेद अस्पष्ट होता है ताकि यह विश्वासोत्पादक हो सके। इस प्रकार प्रोपेगेंडा फैलाया जाता है कि वह इस पर पूर्णतः अपने आप को विश्वास कर सके। अधिप्रचार, इसमें राष्ट्रीय स्तर पर यह स्वीकार किया जाता है कि सच को झूठ से अलग किए जाने की आवश्यकता नहीं है। इस प्रकार हमारा दूसरा कथन भी सत्य है। व्यवहित अधिप्रचार प्रक्रिया में सच और झूठ के बीच का भेद अस्पष्ट होता है ताकि यह विश्वासपादक हो सके। तो ऑप्शन ए हमारा सही है। बोथ स्टेटमेंट 1 एंड स्टेटमेंट 2 आर ट्रू। ऑप्शन ए सही मिलान कर लिया जाए। यह रहा सही उत्तर। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन से कारक व्यवहित अनुनय की प्रक्रिया को प्रभावित करते हैं? ए, मीडिया की विस्तारित पहुंच। बी, 24 घंटे संप्रेषण। सी, मीडिया की मत भिन्नता। डी, श्रोता का विखंडन। ई, संदेश की विशेषताएं। Which of the following factors affect mediated persuasion? A, extended media reach. B, round the clock communication. C, media fragmentation. D, audience fragmentation. E, message characteristics. Options A, ABC only. B, BCD only. C, CDE only. और D, ABE only. तो सही विकल्प का चयन करना है A, B, C और D से। प्रश्न है कि व्यवहित अनुनय अफेक्ट मेडिएटेड परसुएशन, इसमें कौन कौन से इफेक्टिव है, प्रभावित करने वाले? किसी व्यक्ति के दृष्टिकोण या उसका विश्वास, फेथ को बदलने के लिए उसके सोच समझ को बदलाव में जो प्रयास किया जाता है, जो ट्राई किया जाता है, वह आपका व्यवहित अनुनय के अंतर्गत आता है। यह व्यवहित अनुनय घटता है तो यहाँ आपको 4 प्रकार के तत्व शामिल होते हैं। ये 4 तत्व आपको अलग अलग होते हैं। पहला में है आपको स्रोत यानी सोर्स। दूसरा है आपको प्राप्तकर्ता, जो प्राप्त करता है। तीसरा है मैसेज यानी संदेश कि वह क्या हमारा है। और चौथा है हमारा चैनल कि किसके थ्रू, किस चैनल के द्वारा यह संदेश प्रवाहित होती है। तो इस प्रकार हमारा मीडिया की मत भिन्नता, मीडिया की मत भिन्नता, श्रोता का विखंडन, फ्रेगमेंटेशन और संदेश की विशेषताएं, उसकी कैरेक्टरिस्टिक्स। इस प्रकार सही कथन सी,
डी ई ओनली, जो आपको ऑप्शन सी की ओर है। मीडिया फ्रेगमेंटेशन, ऑडियंस फ्रेगमेंटेशन और मैसेज कैरेक्टरिस्टिक्स, ये 3 आपके सही, जो विकल्प सी की ओर है, सी डी ई ओनली, ये रहा सही उत्तर, सी डी ई ओनली। अगला प्रश्न, संचार में निम्नलिखित में कौन से अभिग्रहण के संकेतक हैं? ए मुख दर्शक, बी प्रबल, सी वार्तातय, डी विरोधी, ई चैनल। अंग्रेजी है इसकी। व्हिच ऑफ द फॉलोइंग आर कोड्स ऑफ रिसेप्शन इन कम्युनिकेशन? ए बाई स्टैंडर्ड, बी डोमिनेंट, सी निगोटिएटेड, डी ऑप्शनल ऑपोजिशनल, ई चैनल। तो ऑप्शंस आपको है ए बी सी ओनली, बी बी सी डी ओनली, सी ए डी ई ओनली और डी ए डी ई ओनली। दिए गए विकल्पों से सही विकल्प का चयन करना है, ए बी सी और डी से। तो संचार में अभिग्रहण के संकेतक कोड, स्टुअर्ट महोदय, स्टुअर्ट हॉल का नियम जो है वह किसी संदेश की व्याख्या करने के लिए संभावित, परहैप्स एवं अलग अलग तरीके होते हैं। ये आपको स्टुअर्ट हॉल का नियम है। संदेश की जो अभिग्रहण संकेतक है उसके लिए मुख्यतः 3 टर्म से, 3 रूप में इफेक्टेड होते हैं। पहला है आपको डोमिनेंट यानी प्रबल, डोमिनेंट। इसमें आपको पूर्ण एवं सीधे तौर पर दर्शक पसंदीदा अर्थ की व्याख्या करते हैं, प्रबल, डोमिनेंट। दूसरा है आपको वार्तातय, इसको यहाँ लिख दिया जा रहा है, वार्तातय। इसको बोलते हैं अंग्रेजी में निगोटिएटेड, निगोटिएटेड। इसमें आपको वार्तातय में संदेश की वैधता स्वीकार कर अर्थ के अपवादों के साथ कार्य किया जाता है। यह है आपका वार्तातय, निगोटिएटेड। और अगला इसका है स्टुअर्ट हॉल का विरोधी। यह है आपका विरोधी। विरोधी में आपको ये है दर्शक जो होते हैं वो सीधे उल्टा, अपोजिट, ये विलोम रूप से, विपरीत रूप से संदेश का विखंडन करते हैं। ये संदेश का डिकोड करते हैं उल्टे रूप से, उल्टा, अपोजिट। तो इस प्रकार सही ऑप्शन आपको डोमिनेंट,
निगोटिएटेड और ऑपोजिशनल, अर्थात प्रबल, वार्तातय एवं विरोधी, जो आपको ऑप्शन बी की ओर है। ऑप्शन बी, बी सी डी ओनली। ऑप्शन का मिलान कर लिया जाए। ये रहा सही उत्तर। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सी जनसंचार की विशेषताएं हैं? ए, संरचित संस्थागत प्रणाली। बी, पुनर्निर्मित की जटिल प्रक्रिया। सी, संदेश का वस्तुकरण। डी, संचार का व्यक्तिकृत तरीका। ई, दीर्घकाल बाध्यता। अंग्रेजी है इसकी। व्हिच ऑफ द फॉलोइंग आर फीचर्स ऑफ मास कम्युनिकेशन? ए, स्ट्रक्चर्ड इंस्टीट्यूशनल सिस्टम। बी, कॉम्प्लेक्स प्रोसेस ऑफ रिप्रोडक्शन। सी, कॉमोडाइजेशन ऑफ मैसेज। डी, पर्सनलाइज्ड वे ऑफ कम्युनिकेशन। ई, स्पेस टाइम कंस्ट्रेंट। ऑप्शंस है आपको ए बी सी ओनली, बी बी सी डी ओनली, सी डी ई ओनली और डी बी डी ई ओनली। तो सही विकल्प का चयन करना है ए बी सी और डी से। जनसंचार की विशेषताएं, फीचर्स ऑफ मास कम्युनिकेशन। मास कम्युनिकेशन यानी जनसंचार। तो जनसंचार जिसे लोक संपर्क, इसे जनसंपर्क, इसे जनसंचार, जो एक साथ बहुत बड़ी जनसंख्या, बहुत बड़ी पॉपुलेशन के साथ संचार संपादित करे, जिसके द्वारा यह अध्ययन एवं विश्लेषण कर संचार को स्थापित किया जाता है। तो यह हमारा जनसंचार की विशेषताएं होती है। जनसंचार की विशेषताएं होती है कि संरचित संस्थागत प्रणाली में हो, वह स्ट्रक्चर्ड, जो इंस्टीट्यूशन हो वह स्ट्रक्चर्ड मोड में हो, स्ट्रक्चर्ड। दूसरा आपका पुनर्निर्मित की जटिल प्रक्रिया, कॉम्प्लेक्स प्रोसेस ऑफ रिप्रोडक्शन, पुनर्निर्मित भी हो, चूंकि यह मास कम्युनिकेशन है। तीसरा आपको संदेश का वस्तुकरण, कमोडिजेशन ऑफ मैसेज, यह भी आपको उपयुक्त कथन है। इस प्रकार ए, बी एवं सी तीनों कथन सत्य है, जो ऑप्शन आपको ए की ओर जाता है। सही उत्तर का मिलान कर लिया जाए। ये रहा सही उत्तर ए बी सी ओनली। अगला प्रश्न, जनसंचार में सहसंबंध शब्द का तात्पर्य किस कार्य से है? ए, सूचना एकीकरण। बी, समाजीकरण। सी, व्याख्या। डी, अन्वेषण। अंग्रेजी है इसकी। द टर्म कोरिलेशन in mass communication refers to the function of A, information gathering, B, socialization, C, interpretation, D, investigation। A, B, C और D के विकल्पों से सही विकल्प का चयन करना है। कोरिलेशन, सहसंबंध। मीडिया जो है वह आपको समाज में ही समाज द्वारा जो घटना घटित होती है, उन घटनाओं को अवलोकन मीडिया द्वारा किया जाता है। जिस प्रकार का हमारा ऑडियंस होते हैं, जिस प्रकार हमारा दर्शक की सोच होती है, चाह होती है, थिंकिंग होती है, उसी प्रकार की रिप्रेजेंटेशन
प्रस्तुतिकरण आपको मीडिया द्वारा बखूबी उन समस्याओं की व्याख्या की जाती है और मीडिया कवरेज कर दर्शकों के बीच उनके जीवनी से संबंधित उनकी घटनाओं से संबंध को जोड़ते हुए ये अपना प्रस्तुतिकरण प्रस्तुत करते हैं। इस प्रकार दर्शक भी जब मीडिया द्वारा प्रस्तुतिकरण की जाती है तो वे अपने भाव विभोर होकर समाचार के विभिन्न कहानियों के माध्यम से जो दर्शक के भाव विभोर होने तक की घटित घटना को मीडिया द्वारा जो प्रस्तुत की जाती है, यह आपको मास कम्युनिकेशन की विशेषता है। यह उसकी प्रमुखता है। इन विशेषताओं प्रमुखता के तहत ही दर्शकों के दिल की बात अपनी जुबान के द्वारा अपने कवरेज के द्वारा मीडिया प्रस्तुतिकरण करते हैं, वहाँ तक वे पहुँच पाते हैं। जिस प्रकार वे अपनी बातों को देखते हैं, सुनते हैं, समझते हैं और उसमें अपनी भाषा को, अपनी बातों को दर्शक की सोच, दर्शक की चाहत को जोड़कर उनके द्वारा एक्सप्लेनेशन किया जाता है, इंटरप्रिटेशन किया जाता है, उस पर व्याख्या की जाती है। तो इस प्रकार हमारा सही विकल्प आपको सी की ओर है, व्याख्या। ऑप्शन सी इंटरप्रिटेशन। सही उत्तर सी है। उत्तर का मिलान कर लिया जाए। ये रहा सही उत्तर, व्याख्या। प्रश्न यहीं तक है। अब सेशन को बाइंड अप किया जाता है। अगले सेशन में पुनः हम सब अच्छे अच्छे प्रश्नों को लेकर उपस्थित होंगे और PYQ के खजाना को एकत्र कर उसे समाधान कर अगले परीक्षा के लिए बिल्कुल माइंडली तैयार होना है कि हमें अपने किसी भी प्रकार की जो समस्याएं होंगे उन्हें समाधान करने के लिए इन कसौटियों पर खरा उतरेंगे। तो अब सेशन को यहीं बाइंड अप किया जाता है। अगले सेशन में पुनः उपस्थित होंगे। तब तक के लिए जय हिंद।